नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। हमारे इस खास शो में आपकी निवेश से जुड़ी हुई जो स्ट्रेटजी है उसको हम और बेहतर करते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके सवालों के जवाब लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपके निवेश में आप और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, आपके निवेश को आप और कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। खास एक्सपर्ट हमारे आज शो में है, वो है चेतन शेनॉय, डायरेक्टर एंड हेड प्रोडक्ट एंड रिसर्च, आनंद राठी वेल्थ, और इसके अलावा समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस, एक्सिस सिक्योरिटीज। तो आप दोनों खास मेहमानों का आज के शो में बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले जैसे कि चेतन शेनॉय जी है हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। चेतन जी, आपने देखा जैसे हमारा जो आज टॉपिक है मोमेंटम इन्वेस्टिंग को लेकर, हम निवेशकों को जागरूक करना चाहते हैं। पिछले कुछ 2 या 3 साल से ही मोमेंट इन्वेस्टिंग एक चलन पकड़ा है। तो सबसे पहले हमारे निवेशकों को बताइए कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है और क्यों इसका चलन बढ़ा है। अनुराग जी, नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मौके पे मुझे बात करने को मिल रहा है, कि आपके दर्शकों से बात करने को मिल रहा है, कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने को मिल रहा है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थीम है इन्वेस्टिंग का। वेरी अनलाइक नॉर्मल इन्वेस्टिंग स्टाइल, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टिंग स्टाइल में ऐसे माना जाता है कि आप एक स्टॉक को लेके लीजिएगा जब मार्केट डाउन हो या वो स्टॉक वैल्यू डाउन हो, और लंबे समय के लिए पकड़े रहिएगा। सो इट इज़ अबाउट बाइंग लो एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जो है उसका एग्जैक्ट विपरीत ऑपोजिट होता है। इधर आप एक स्टॉक को बाई करते हो जब वो हाई पे होता है। अच्छा। तो हाई पे जब होता है तब ऑलरेडी भाग चुका होता है वो स्टॉक, और उधर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और हाई जाए। सो आपका जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑलरेडी भाग चुका है और भागने की गुंजाइश है। ऐसे समय पे आप निवेश करते हो, और ये इंडेक्स जो है ऐसे फॉर्म किया गया है कि ऐसे स्टॉकों का एक इंडेक्स बनाया जाए। अब निफ्टी 200 जो है उसमें लगभग 100 लार्ज कैप स्टॉक्स है, टॉप के 100 लार्ज कैप स्टॉक्स है, और 101 से लेकर 200 तक मिड कैप स्टॉक्स हैं, मतलब टॉप के मिड कैप स्टॉक्स हैं मार्केट कैप के तौर पे। अब इन टॉप 200 में से 30 स्टॉक्स का एक इंडेक्स बनाया गया है, और वो 30 स्टॉक्स जो है वो मोस्ट भागे हुए स्टॉक्स में से है। ओके। ऑफ कोर्स उसमें थोड़े फॉर्मूलाज हैं। अब बहुत आसानी से बताने के लिए, टॉप से बेस्ट परफॉर्मिंग 30 स्टॉक्स जो है 6 मंथ्स 12 मंथ परफॉर्मेंस देखा जाता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखा जाता है, एक सर्टन वेटेज दिया जाता है उसको, और उस बेसिस पे 30 स्टॉक्स को पिकअप किया जाता है फ्री फ्लोट से मल्टीप्लाई करने के बाद। एवरी 6 मंथ्स उसको रिव्यू किया जाता है। बट बेसिक टेक अवे ये है कि आप बाई कर रहे हो कोई स्टॉक को जब वो हाई पे होता है और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और हाई जाए। बिल्कुल। तो समीर शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, जिस तरह से हम आज मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या जैसा कि अभी बताया चेतन जी ने कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जो स्टॉक्स हाई पे होते हैं उनको और शामिल किया जाता है, तो क्या यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रिस्क ज्यादा होती है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। अनुराग जी, अगर हम मोमेंटम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये वो स्टॉक्स है जहां पे मूवमेंट आ चुका है, तो रिस्क ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा रहेगा। बट एक थ्योरी है जो मैं आपके द्वारा आपके दर्शकों को शेयर करना चाहूंगा। ये 1990 के दशक में नरीमन जगदीश और शेरन टीटमैन जैसे रिसर्चर ने इस पे रिसर्च किया था, और उन्होंने ये पाया कि अक्सर मोमेंटम स्ट्रेटजी वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टाइल और ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टाइल से ज्यादा रिटर्न देती है। अब यहाँ पे रिस्क ये इन्वॉल्व है कि आप यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, प्लस मोमेंटम को अगर आप मिस कर गए तो देर आर फेयर पॉसिबिलिटी आप गलत टाइम में, जैसे अगर आपने गलत टाइम पे कोई ट्रेन पकड़ ली है तो फास्ट की जगह आप लोकल में बैठ गए तो टारगेट तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, वैसा एक प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, ये जो निवेशक हाई रिस्क लेना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क बढ़ाना चाहता है, हाई रिटर्न के लिए अल्फा जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट सही है।
कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये प्रोडक्ट सही नहीं है। सर, जिस तरह से चेतन जी आप देखिए हमारे ग्राफिक्स पे आ रहा है कि 2022 के अंदर केवल एक ही फंड था और अब 2021 के अंदर एक ही फंड था, 2022 में 10 फंड हुए और अब ये संख्या 28 तक हो गई 2024 में। तो क्या माने कि निवेशकों में इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है मोमेंटम फंड्स को लेके, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये 28 का जो आंकड़ा है ये 80 तक भी पहुंचेगा? बिल्कुल, आई थिंक लॉजिक ये है कि 2020 में अगस्त में, जहाँ तक मुझे याद है, ये इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था मोमेंटम के बेसिस पे। और सोचिए आप 2022 तक पहला फंड लॉन्च हुआ, तो लगभग 2 साल लगे इसका इंडेक्स के बेसिस पे किसी को फंड लॉन्च करने में। एंड तब से लेके अब तक 28 फंड्स आ गए। 28 में से लगभग 24 फंड्स जो हैं वो पैसिव हैं, और ज़्यादातर पैसिव फंड्स ही मतलब बनता है, क्योंकि द इंडेक्स इटसेल्फ इज क्रिएटेड इन अ मैनर के वो टॉप के 30, टॉप के 50 स्टॉक्स को ले पाए। तो ऐसे जो थीमेटिक स्कीम्स हैं, इसका इंटरेस्ट ऐसे समय पे बढ़ता है जब बुल मार्केट होता है। और हमने ये देखा है अनुराग जी कि पिछले 4 साल से हमने वन डायरेक्शनल मार्केट देखा है। मार्केट चल रहा है, और जब वन डायरेक्शनल मार्केट चलता है तो ऐसे थीम्स का प्रोत्साहन ज़्यादा मिलता है लोगों को इन्वेस्ट करने का। एंड आप देखने जाओ तो मोमेंटम फंड्स ने 2-3 साइकिल देखे नहीं हैं, एक ही साइकिल देखा हुआ है आज के दिन पे। और हम सब जानते हैं, हम चाहे जितना चिल्ला चिल्ला के बोले कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर, सेबी भी डालने को बोले हर एडवर्टाइजमेंट के बाद आता जाए, बट ये परचेज जो है ज़्यादातर पास्ट परफॉर्मेंस को देख के ही होता है। और याद रखिए, इंडेक्स बना हुआ है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 30 एंड टॉप 50 स्टॉक्स। 30 वाले इंडेक्स में 30 स्टॉक्स, 50 वाले इंडेक्स में 50 स्टॉक्स। सो परफॉर्मेंस जब अच्छा होगा तब इसका इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होगा। अब देखना ये है कि जब बुरा साइकिल आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुरा साइकिल आएगा ना आए, हम सब इस बिजनेस में हैं, बट हम सब ये जानते भी हैं कि वन डायरेक्शनल होता नहीं है मार्केट। बुरा वक्त भी आएगा और अच्छे वक्त पे ये ज़रूरी है कि हम जैसे लोग ये बोले कि बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, वन डायरेक्शनल मार्केट होता नहीं है। और जैसे मेरे दोस्त ने अभी बोला कि बहुत काबिल एडवाइस दिया है उन्होंने कि इट इज़ नॉट एज इफ सब के लिए ये इन्वेस्टिंग है, ये हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए है, ये सीजनड इन्वेस्टर के लिए है। तो मुझे तो लगता मेरा है, सवाल ही वो था कि रिस्क रिवॉर्ड कैसा है? रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल, आपकी समझ बिल्कुल सही है कि जो भी चीज़ में रिस्क ज़्यादा होगा उधर रिटर्न ज़्यादा नहीं आएगा, तो फिर मतलब ही क्या है। बिल्कुल। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, बट ये भी याद रखिएगा जब बुरे वक्त पे इसका लॉस भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल सर, अभी जब से फंड लॉन्च हुए हैं तो हिस्टोरिकल जो डेटा, हिस्टोरिकल तो नहीं कह सकते, 3-4 साल का है तो क्या हिस्टोरिकल कहेंगे, लेकिन रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हमारे दर्शकों को बता पाए कि बाकी फंड्स के मुकाबले किस तरह का रिटर्न दिया है, तो एक उनको भी समझ मिलेगी कि ये कैसे अलग है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए। आई थिंक इट विल गिव एन आइडिया कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। मोमेंटम फंड्स जो हैं इंडेक्स के कंपैरिजन में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। सो आप प्लेन टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है निफ्टी 200 या निफ्टी मिड कैप 150, 200 के बात करने जाएं, बिकॉज दिस इज़ अ 30 का इंडेक्स, 30 मोमेंटम स्टॉक्स आउट ऑफ 200 पिक किए गए हैं। सो इट इज़ डन बेटर देन द इंडेक्स, सो परफॉर्मेंस हैज़ बीन बेटर। एंड आप पास्ट में भी देखने जाओगे तो इट इज़ लाइकली टू बीट द इंडेक्स। बट मैं ये बट बहुत ज़रूरी बोलना चाहूँगा, आप अगर फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, जहाँ द रेंज ऑफ डिसीजंस जो फंड मैनेजर ले सकता है उसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। इधर इंडेक्स का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। इधर रूल ऐसा है कि टॉप के 30 स्टॉक्स को ही पिकअप करना है, रिस्क एडजस्टेड वगैरह वगैरह है, 5% का कैप है वगैरह, विच इज़ गुड। बट जो फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड में है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में, वो इस कैटेगरी में नहीं है। इस वजह से आप देखोगे अनुराग जी के द परफॉर्मेंस ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स हैव बीन बेटर दैन मोमेंटम फंड्स। सो एक्टिवली मैनेज फंड्स के अंदर
जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, जहां फंड मैनेजर को लार्ज, मिड, स्मॉल कैप और कोई भी थीम पिक किया जा सकता है, आई बिलीव दैट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग the core of the portfolio should always be flexi cap, multi cap, large and mid cap kind of funds. बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कोर जो फिलॉसफी होनी चाहिए फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप। लेकिन सर एक चीज़ ये भी है क्या, क्योंकि आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या 200 स्टॉक्स में से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, तो डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड रहती है? बिल्कुल, जब एक्टिवली मैनेज फंड्स की आप बात करते हो तो फंड मैनेजर बहुत अलग अलग स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन के साथ फंड बनाता है। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, GARP जो बोला जाता है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो एक अलग स्टाइल है। ब्लू चिप फंड जो है, ब्लू चिप ओरिएंटेड स्टॉक्स जो है, हाई प्रीमियम स्टॉक्स जो है, हाई PE स्टॉक्स जो है, जो FMCG वगैरह के टाइप के स्टॉक्स जो हैं, जो स्टेबल होते हैं, वो अलग स्टाइल के हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि आपको अलग अलग थीम्स ऑफ इन्वेस्टिंग को पकड़ा गया है। तो इसका डाउनसाइड ये भी है कि वन साइड मोमेंटम के टाइम पे आपको शायद से मोमेंटम स्टॉक्स विल डू बेटर देन फ्लेक्सी कैप फंड, बट बुरे वक्त के टाइम पे, टू आंसर योर क्वेश्चन, flexi cap fund or a fund which has picked up basis large and mid cap actively managed fund is likely to fall lesser। और इसका आप परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हो कि जब फॉल होता है तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉल लेस देन द इंडेक्स एंड डेफिनेटली विल फॉल लेस देन द मोमेंटम फंड। ओके, तो मोमेंटम फंड में किस तरह से जो गिरावट के दौरान कैसा प्रदर्शन रहता है, समीर जी के पास मैं जाना चाहूँगा। सर, इसका टारगेट ऑडियंस कौन सा रहता है, क्योंकि आप तो बहुत से लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाते हैं, आपके कई सारे जो क्लाइंट्स भी होते हैं, तो क्लाइंट टारगेट ऑडियंस कौन सा रहता है? अनुराग जी, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस वो रहता है जिसके पास शॉर्ट टर्म, जैसे चेतन जी ने बताया, ये फंड थोड़े रिस्क कैटेगरी में हाई रहते हैं। तो जिनके पास निवेश की अवधि ज्यादा है, जैसे यंग इन्वेस्टर, इनको हम टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास अगर कुछ थोड़ा रिटर्न में ऊपर नीचे होता है तो उनके पास अवधि ज्यादा है, तो दे कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। दूसरा, ये एक्चुअली रिस्क कैटेगरी के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो जो एज ग्रुप बिटवीन 30 टू 50 के बीच में है, इनको हम सजेस्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलरली ये फंड उनके पोर्टफोलियो में 15% के करीब एक्सपोजर ले, जिससे उनके पोर्टफोलियो को थोड़ा एडिशनल अल्फा मिलता है। अनुराग जी, आपने अभी रिटर्न के एस्पेक्ट से पूछा था, मैं आपको एक रिटर्न का एक थोड़ा स्टेट्स दे देता हूं कि अगर किसी ने 2019 में निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता तो करीबन 16% का एवरेज CAGR रिटर्न जनरेट हुआ है। वही अगर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे कंपेरेटिवली 23.18% का CAGR जनरेट हुआ है, विच इज क्वाइट हाई। और अगर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 30 में इन्वेस्ट किया होता तो करीबन डबल रिटर्न जनरेट हुआ है, 32.14% के करीब का CAGR रिटर्न जनरेट हुआ है। सो ये जो हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी वाले इन्वेस्टर है, उनके लिए हम ये फंड सजेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को हम यानी जिसका गोल शॉर्ट टर्म है, उनके लिए हम प्रमोट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हम थोड़ा अवॉइड करवाते हैं। जिस तरह से अभी रिटर्न बताया समीर जी ने कि 16% अगर 2020 से देखे तो निफ्टी ने दिया है, और निफ्टी 200 के अंदर मोमेंटम फंड ने 23% और 150 में 32%। तो क्या आपको लगता है कि इसी तरह का मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि निवेशक जो अभी आपको सुन रहे होंगे वो काफी एक्साइटेड होंगे कि भैया निफ्टी से तो डबल रिटर्न मिला है? देखिए, मेरा मानना ये है कि ऑफ कोर्स बुल रन में किसी का भी पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम बुल मार्केट में हैं और अभी जो है एक थोड़ा सा पॉज आया है, और अच्छी बात है कि थोड़ा सा पॉज आया है। लोग बोलते हैं क्रैश हुआ है इस साल मार्केट में, बोलता हूँ 21,000 से स्टार्ट हुआ था जनवरी में, और आज दिसंबर, हम ऑलमोस्ट साल के अंत पे आ गए हैं। आफ्टर द फॉल वी आर एट 23,700 23,800, तो बुरा तो नहीं है, नहीं। तो 21,000 to 23,800, तो ये क्रैश वाला सीन तो है नहीं। तो मेरा ये मानना है पहले कि लेट्स अंडरस्टैंड द प्रीमाइस, हम बुल मार्केट में हैं
20 के बाद, आफ्टर कोविड के बाद। और ऐसे समय में पैसे बाहर रख के बैठने का मतलब नहीं बनता। पॉइंट नंबर 1, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कुड डू विद इन्वेस्टिंग बुल मार्केट में। पॉइंट नंबर 2, बुल मार्केट हो बेयर मार्केट हो, एक चीज़ याद रखिएगा कि वॉलेटिलिटी जो है वो आपका पेशेंस डेफिनेटली चेक करेगा। और इन्वेस्टिंग में आपको पैसे बनाने आपके लंबे समय तक आपको रुके रहना पड़ेगा। तो कोई भी पोर्टफोलियो जहां वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है, उस पोर्टफोलियो में आप डटे नहीं रह पाओगे और इसलिए आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो मोमेंटम फंड जो है अच्छा किया है, पिछले 4 साल से अच्छा किया है। बुल रन कंटिन्यू होगा, बट बुल रन के बीचों बीच में हर साल में 2 बार कम से कम मार्केट 10% गिरता है। ऐसे समय पे ऐसे फंड अंडर परफॉर्म करेंगे, और जब साइडवेज मार्केट होगा ऐसे फंड्स अंडर परफॉर्म करेंगे, और इसकी वॉलेटिलिटी जो है मच हायर देन नॉर्मल फंड्स हैं। ये याद रखते हुए आई वुड एलोकेट वेरी स्मॉल पोर्शन, इवन इफ आई हैव टू एलोकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे इन्वेस्टरों को तो मैं वेट एंड वॉच मोड में लगा रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि ऐसे इंडेक्स फंड्स आ रहे हैं, बट मैं एक्टिवली मैनेज फंड्स में मेरे क्लाइंटों का पैसा लगा रहा हूँ। जैसे मैंने फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, 15 अलग अलग कैटेगरियां हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी 20-20, 25-25 साल का अवेलेबल है। तो मैं 3 साल वाले कैटेगरी, 3 साल का जहां ट्रैक रिकॉर्ड है उस कैटेगरी में आज के दिन पे निवेश नहीं करना चाहूँगा। वेट करके, वॉच करके देखना चाहूँगा। फोमो होगा थोड़ा बहुत, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। हालांकि मैं देखने जाऊं तो परफॉर्मेंस ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स इन दिस टाइम पीरियड हैव डन बेटर देन मोमेंटम फंड, मोमेंटम इंडेक्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये भी बता दिया। हमने समीर जी ने जो डेटा दिया 16%, 23%, 32% का, उस पर चेतन जी ने काउंटर किया है कि भैया फ्लेक्सी कैप भी आप देखिए, मल्टी कैप भी देखिए, उन्होंने इससे बेटर रिटर्न भी दिया है। और एक चीज आपने सर अपने बोला कि वॉलेटिलिटी है जो पेशेंट टेस्ट करती है, तो दर्शकों के लिए सर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जैसे वॉलेटिलिटी में हमारे दर्शक है, निवेशक है, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो वहां पे जिसका पेशेंस टेस्ट हो गया उसे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल। आई थिंक एक इंग्लिश में कहावत है, स्टमक द वॉलेटिलिटी। वो स्टमक द वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि जब ये स्विंग होता है, और स्विंग का मतलब ये है कि एक पेंडुलम को याद रखिएगा, और जो पेंडुलम एक्सट्रीम मूवमेंट करता है। मैं रिसेंटली थीम पार्क गया था बच्चों के साथ, जो राइड में मुझे लगा कि बहुत स्विंग हो रहा है, बहुत मूवमेंट्स हैं, वो उस पर मैं दूर रह गया। बच्चे ज़्यादा करना चाहते थे बट मैं दूर रह गया। तो आप ये समझिए कि वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि आपका स्विंग ज़्यादा होने वाला है। स्विंग का मतलब ये हुआ कि डाउन साइड में आप ज़्यादा गिरोगे, बट अप साइड पे आप ज़्यादा उभरोगे। You are going to get the benefit of upside being higher than other funds, but you are also going to get the disadvantage of downside being lower than other funds. वो स्प्रिंग की तरह के एक बार बहुत ज़्यादा हुए तो वापस बाउंस बैक ज़्यादा करेंगे। हाँ, सब में स्प्रिंग रहेगा, फ्लेक्सी कैप में भी स्प्रिंग रहेगा, बट फ्लेक्सी कैप का स्प्रिंग जो है थोड़ा कम पावरफुल रहेगा, जंप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीचे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेरा पॉइंट ये है कि डाउन साइड में भी आप ज़्यादा गिरोगे, अप साइड में भी आप ज़्यादा जंप करोगे, और ज़िंदगी में डाउन और अप दोनों साथ लेने पड़ेंगे, सिर्फ एक नहीं ले सकते। सर, तो इसका भी कोई रेशियो आपने अपना डिसाइड करा हुआ, डाउन साइड अप टू अप साइड? बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड में हम हमेशा डिसाइड करते हैं 1:3, तो डाउन साइड अप साइड का टाइम का कोई रेशियो? देखिए, जब पॉइंट ये है कि डाउन साइड को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया, और वही सही तरीका है देखने का। द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड, आपका डाउन साइड एक्सपीरियंसेस कम होने वाला है। आप अगर 1 साल के इन्वेस्टर हो, आपके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा है। आप अगर 3 साल के इन्वेस्टर हो, आपके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ डाउन साइड कम होने वाले हैं। और वही चीज़ अब अगर आप 5 साल 10 साल करते जाओगे, बाकी तो हम सब होशियार हैं, आपके ऑडियंस होशियार हैं, समझ पाओगे। निवेशकों के लिए काफी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप ज्यादा वक्त तक निवेशित रहेंगे, डाउनसाइड के इंस्टेंसेस है वो आपके लिए कम होते जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप 1 साल तक के लिए निवेशित है तो आपको नेगेटिव रिटर्न के ज्यादा मौके दिखेंगे, 3 साल के अंदर उससे कम दिखेंगे, 5 साल के अंदर उससे और कम दिखेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में और कम रहेंगे। यानी जैसे जैसे निवेश की अवधि बढ़ती जाएगी, डाउनसाइड या कम रिटर्न के जो मौके हैं वो कम होते जाएंगे। क्या मैंने सर बिल्कुल सही बोला आपने? इनफैक्ट 10 साल में हिस्टोरिकली
फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और हम ये क्रिस्टल बॉल तो लेके बैठे नहीं है कि होगा नहीं, बट पास्ट की अगर हम बात करें तो 10 ईयर इन्वेस्टर आप देखने जाओगे तो 1995 से निफ्टी जब से शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक 10 ईयर का इन्वेस्टर का रोज पैसे लगा के 10 ईयर बाद निकालने का हमने एक ऐसी एक्सरसाइज किया रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका मतलब ये है कि साल में अगर 200 वर्किंग डेज हैं तो 200 दिन इन्वेस्ट करके 200 दिन बाद हमने बाहर निकाल के देखे पैसे 10 साल बाद, तो हमने देखा एक भी बार नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है, एक भी इन्वेस्टर को नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है। सबसे कम रिटर्न जो है 5.5% का आया है, 5.5% सालाना, जो फिक्स डिपॉजिट 10 साल बाद। द वर्स्ट 10 ईयर रिटर्न ऑफ अ इन्वेस्टर इज 5.5%, द एवरेज इज 13.5-14%। बेस्ट तो भूल जाइए क्योंकि ये तो बहुत नसीब वाला कोई आदमी होगा जो नहीं। लेकिन उसमें सर क्या वो डोमेन क्या रखा था आपने? निफ्टी 50 रखा था। ओके। तो निफ्टी 50 बिकॉज निफ्टी 50 रिप्रेजेंट्स अ गुड 70%, 60-70% ऑफ द मार्केट कैप, तो 72% शायद से मार्केट कैप का आता है। सो दैट इज व्हाट वी हैड टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो निवेशकों के लिए एक और सलाह कि जो पूरा रिसर्च करा हुआ है कि डाउनसाइड 10 साल के निवेश के अंदर तमाम तरीके से देखा गया तो कम से कम रिटर्न जो है वो 5.5% तो मिला ही है। औसत रिटर्न 12 से 13% मिला है। यानी आप अगर जो लंबी अवधि के लिए अपना निवेश कंटिन्यू रख रहे हैं तो रिटर्न आपको मिलेगा ही। छोटी अवधि में कुछ पड़ाव में आपको निराशा मिल सकती है, लेकिन 10 साल या उससे ज्यादा के निवेश में आपको रिटर्न बेहतर मिलता ही है। इसके अलावा सर और क्या जो निवेशक अभी बाजार की हाल की गिरावट में थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं उनको और क्या आप बताना चाहेंगे? पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो मैंने हमारे कन्वर्सेशन में बोला कि मार्केट में हर साल कम से कम 2 बार 10% का फॉल होता ही है। तो आप याद रखिएगा, आप समंदर में जहाज पे जा रहे हो, वेव्स आएंगे, ऊपर भी जाएगा आपका जहाज, नीचे भी आएगा। जब नीचे जा रहा है पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। आप इन्वेस्टर हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 10% का फॉल होगा ही होगा। और जैसे आपने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, हर बार मार्केट गिरता है तो वो मुकाम होता है जैसे वो कैटापुल्ट होता है आगे बढ़ के बाउंस होने के लिए, और जितना ज़्यादा गिरता है उतना ज़्यादा बाउंस होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। आप अगर कोविड के टाइम पे भी देखना चाहें, क्योंकि वो वर्स्ट सिनेरियो है, वो 1 in 10 years आता है, 6 सिग्मा इवेंट है। व्हेन मार्केट सबसे ज़्यादा गिरा था, 40% लगभग गिरा था, 12,500 से 7,500 गिरा था। ये याद देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इंग्लिश में एक कहावत है कि रिपेयर योर रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइट। बिल्कुल तो अभी सन बहुत ब्राइट चल रहा है। अब ज़्यादातर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसेंट फॉल, बट इन जनरल 4 साल से सन ब्राइट चल रहा है, तो अभी बहुत जरूरी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर कुछ आता भी है, छोटी मोटी हर्डल आएगा तो वो भी वो निवेश का मौका समझ के रखिए और लंबी अवधि के लिए निवेशित है तो आप बने रहिए। सर आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक मोमेंटम का है, तो 2025 को लेके आप क्या आउटलुक रख रहे हैं? 2025 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेड है निफ्टी 50 के, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 12 to 13%। मिड कैप का एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 14-15%। तो इस बेसिस पे, गिवन द करंट मार्केट फॉल, वी एक्सपेक्ट द मार्केट डिलीवरी टू ऑल्सो बी इन द सेम रेंज। 12 से 14% के रेंज में हम निफ्टी 50 का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अगले साल का, और मिड कैप और स्मॉल कैप में 14 से 16% का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, इन लाइन विद द अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द अंडरलाइंग कंपनीज ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप। बिल्कुल 16% तक का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मिड कैप के अंदर। समीर जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। चर्चा हमारी मोमेंटम इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई है और 2025 की शुरुआत होने वाली है। संभवतः ये 2024 का आखिरी शो करने का आपके साथ मौका मिल रहा है। तो 2025 आउटलुक क्या रहेगा और इसके साथ साथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कितना मोमेंटम पकड़ेगी? आउटलुक तो चेतन जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ऑफ लेटली हमने निवेशकों में ये देखा है कि पिछले 3-4 साल में अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, तो काफी निवेशक वो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी 28 फंड है, देयर आर लाइक नो काफी एएमसी के भी नए नए फंड्स आने वाले हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम आगे जाके जो रिस्क शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्लस रिस्क हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मोमेंटम इन्वेस्टिंग के परसेंटेज बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
और यहाँ पे जो AUM है वो मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज माय पर्सनल बिलीफ, कि वो 15% के करीब ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो आउटलुक जो है 2025 से जुड़ा हुआ और मोमेंटम फंड से जुड़ा हुआ, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम चीज़ों को विस्तार से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बदल रहा